सुनकर माननीय यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा सर्वभाषा कवि सम्मेलन में अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो भाषा विभाग के भी मंत्री हैं, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंचासीन कवि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, निदेशक भाषा स्वाति भदौरिया जी, हमारे सभागार में उपस्थित सभी कविवर जिनको सुनने के लिए काफी लोग धीरे धीरे यहाँ एकत्र हो रहे हैं, हमारे सभी अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, हमारे आंदोलनकारी नेता श्री रविंद्र जुगरान जी एवं सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को, कल राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवियों के बीच में आकर भाषण देना ठीक वैसे ही है जैसे जो है स्वादिष्ट खीर के बीच में कोई कंकड़ आ जाना, क्योंकि आप सब लोग, मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग अपनी अपनी यहाँ से हैं कविता करने के लिए व्याकुल हैं, मैं देख रहा हूँ, और प्रतीक्षा में हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना वैसे, क्यों रविंद्र जी? सुनने के लिए भी व्याकुल हैं। और ये वैसे ही हो जाता है जैसे कोई टेलीविजन पर कोई बहुत बढ़िया धारावाहिक आने वाला हो ना, उससे पहले ऐड आ जाएगा। ये कवि सम्मेलन है तो आज जो है तो हास्य विनोद थोड़ा होना ही चाहिए। अच्छा, देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन जो साक्षात पूछ और सिंगों से विहीन जो है, जो इनसे अलग होता है, वो एक पशु की तरह ही होता है, जानवर की तरह होता है। और हमारे जैसे लोगों के लिए आज दिन भर की आपाधापी, मैं सवेरे प्रातः काल से यहाँ से अभी शिमला से लौट के आ रहा हूँ, और दिन भर वहाँ आज कार्यक्रमों की भरमार। मैं 4:45 पर यहाँ पहुँचा हूँ और 5 बजे घर पहुँचा वहाँ से थोड़ा हाथ मुँह धो के फिर सीधे आपके बीच में चला आया। पता लगा कि आप लोग थोड़ा अभी तैयारी में व्यस्त हैं, तो थोड़ा और विलम्ब लगेगा, तो इतनी देर में हम लोगों ने चाय पान किया, यहाँ पर जलपान किया मिश्रा जी। और ऐसे कार्यक्रमों में जाना होता है तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी बड़ी उत्सुकता थी, बड़ा इंतजार था। और हेमंत जी कह रहे थे विष्णु जी की जो है एक आध कविता सुन के जाना। मैं तो सोच रहा था कि आपके बीच में जो है जब तक आपका कवि सम्मेलन चले तब तक बैठा रहूं, लेकिन क्या करें, इसके बाद ये जो टाइम का शेड्यूल है, घड़ी है, वो घड़ी ऐसी बनी रहती है कि 5:15 बजे आपके यहाँ आना है, 6:30 बजे फिर दूसरे कार्यक्रम में जाना है, फिर 7:30 बजे से दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 9 बजे से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू हो जाएगी, दिन भर यही लगा रहता है। तो जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो अत्यंत ही एक शांति का और सुकून इसका अनुभव मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आकर। आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो है लिख लिया करता था, और कुछ
वो लास्ट में उन दिनों कुछ काव्य पढ़ने का भी शौक था। जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का और हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला उन्होंने लिखी थी। तो अब पढ़ने का समय तो मिल नहीं पाता है, परंतु अभी भी जो है पढ़ने का जो शौक है वो बरकरार है। मौका मिलते ही कुछ न कुछ पढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ। अभी मैं हिमाचल से जब आ रहा था तो वहाँ एक व्यक्ति बोला मुझसे कि मैं आपको जानता हूँ। तो आप उत्तराखंड देवभूमि के हैं, वहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा हाँ, आप उत्तराखंड आए हो क्या कभी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं उत्तराखंड तो नहीं आया हूँ, लेकिन उत्तराखंड भी हिमाचल जैसा ही है। वहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही सीधे साधे होते हैं, यानी कि जैसे हिमाचल वाले सीधे साधे हैं, वैसे ही उसने कहा कि उत्तराखंड के लोग भी सीधे साधे होते हैं। उस बात से मुझे बड़ा उसने प्रभावित किया कि उत्तराखंड के लोगों को अभी भी सीधा साधा समझा जाता है। और सबका ये मानना है कि जो भी उत्तराखंडी होगा, उत्तराखंड की जो पहचान है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जनमानस में, कि एक उत्तराखंडी जो भी होगा वो सच्चे दिल का होगा, अच्छे दिल का होगा, सबके लिए नेक बातें करने वाला होगा, नेक विचार रखने वाला होगा और भला मानुस होगा। और मेरा ये मानना है कि जो भला मानुस होगा, जो भला मानुस होगा, जिसका दिल साफ होगा, जिसके दिल में करुणा होगी, पीड़ा होगी, दया होगी, वही कविता लिख सकता है। क्योंकि दिल से कही गई बात हमेशा दिल को छूती है और कवियों के हृदय से जो निकलता है वो बिल्कुल अंदर से निकलता है, अंदर से बिल्कुल जो है आत्मा के अंदर से जो चीर कर जो मैं कहूँ कि अभिव्यक्ति होती है वो बाहर आती है, जो दिल में होता है। इसीलिए कवि और शायरों के लिए किसी ने कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह और सपूत। तो निश्चित रूप से आप सब लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों के सिद्धस्थ हैं, विद्वान हैं। मैं आप सबको बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कल हमारा राज्य ठीक 22 साल के पूरा हो जाएगा और 22 सालों में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे कुछ हमने सीखा है, कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सरकार की दृष्टि से भी काफ़ी सारे कामों को आगे बढ़ाया है। जहाँ हम औद्योगिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिकरण हो, उसके लिए लगभग 6000 एकड़ का हमने एक यहाँ पर लैंड बैंक खोजा है अभी, जिसमें निवेशक आएंगे, कुछ हमारे यहाँ निवेश करेंगे, अपना उद्योग बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ भी रोजगार भी देंगे और हमको रेवेन्यू के क्षेत्र में भी जो है मदद मिलेगी, हमारी जीएसडीपी बढ़ेगी। उसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में कि पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम कुछ पर्यटन नीति में भी संशोधन कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सेब, एप्पल मिशन में, कीवी मिशन में, इसमें हमने सब में अभी धनराशियों को बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूह जो तमाम प्रकार से हमारे एकदम समाज के अंतिम छोर में जो लोग होते हैं, ऐसी मातृशक्ति उसमें लाखों की संख्या में काम कर रही है, जो अपना स्वरोजगार कर रही हैं और स्वरोजगार के साथ साथ सबको रोजगार देने का भी काम कर रही है। उन सबको प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अभी हमने लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है कि 2025 तक कुछ हमने लक्ष्य रखे हैं। उसमें यह लक्ष्य भी रखा है कि 2025 में 1,25,000 हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें
वो सभी लखपति बन जाएं, विभिन्न विभिन्न रोजगार करके, स्वरोजगार करके, अपने आयामों को स्थापित करके। तो ऐसे अनेकों क्षेत्रों में काम चल रहा है और यह भी हमारा प्रयास है कि सारे जो हमारे विभाग हैं, वो सभी विभाग अपने अपने क्षेत्रों में कुछ नवाचार करें। जैसा अभी सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर बताया कि पहला ये कवि सम्मेलन हो रहा है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी हम कहते थे अपना देश। यही तो बचपन में हम लोग बोलते थे, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो हमारा तो छोटा सा उत्तराखंड है, 13 ही जिले हैं और इसकी संरचना बड़ी भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारे पास सभी चीजें हैं यहाँ पर। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव से एक अपील करी थी, जहां उन्होंने केदारनाथ के लिए रोपवे और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे दोनों का जो है उन्होंने शिलान्यास किया था। उसी दिन उन्होंने एक अपील भी करी। मैं कविवर लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस अपील को जरूर हमें आगे बढ़ाना चाहिए किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि आप लोगों की अभिव्यक्ति ऐसी है कि आप जो भी कहते हैं लोगों के मन में बैठता है, क्योंकि आप साफ हृदय से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब कोई धार्मिक यात्रा करें, कोई भी यात्रा करें, तो उस यात्रा में हम अपना जो 5% धनराशि, कुल खर्च होने वाली यात्रा का 5% धनराशि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, हथकरघा के उत्पाद हैं, कोई अन्य उत्पाद हैं, एक से एक अच्छे उत्पाद आजकल जो हमारे स्वयं सहायता या स्थानीय स्तर पर काम करने वाले बनाते हैं, उनसे अगर हम 5% की धनराशि खर्च करके उनके उत्पादों को खरीदेंगे तो बहुत बड़ी मदद जो उत्पाद बनाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनका प्रोत्साहन में तो होगी होगी, उसके साथ साथ देश के लिए भी बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अगर आपके घर में पहले से ही वो उत्पाद रखे हुए भी हैं तो भी आप उसको खरीदिए, उनको किसी को गिफ्ट कर दीजिए, किसी दूसरे को दे दीजिए। लेकिन इतना अगर हमने आदत में शुमार कर लिया और इसको कहीं ना कहीं हम एक मार्क इसके लिए सेट कर पाए, तो वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, एक ग्रामीण भारत, ग्रामीण मिशन को मजबूत करना, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे लाना, ये इस मिशन का, इस अपील का बहुत बड़ा जो है एक वो बन सकता है। तो इस दिशा में हम काम करेंगे और हमारे जितने भी विभाग हैं वो विभाग अपने अपने स्तर पर, भाषा विभाग ने एक नया काम शुरू किया कि आप सब लोगों को एकत्र किया, कुछ नवाचार किया है। और आप लोग भी बार बार एक कविता तो नहीं सुनाते होंगे, हर बार कविताएं बदल जाती है इन्हें, क्यों रविंद्र भाई? ऐसे ही होता है मिश्रा जी, ऐसे ही होता है ना, कविताएं तो बदलती रहती हैं। आपको बदल के सुनाएंगे। नहीं, कवि बहुत सारी कविताएं तो ऐसी होती हैं जिनको बार बार सुनने का मन करता है, लेकिन उसके बाद भी नवाचार हम सबके जीवन में होना चाहिए। उसको लेकर हमने सब विभागों को भी कहा है कि सारे विभाग नवाचार की ओर बढ़े, क्योंकि उत्तराखंड को प्रकृति द्वारा प्रदत्त सब कुछ मिला हुआ है। जहां हमारे पास मैदानी क्षेत्र है, हमारे पास पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, ग्लेशियर हैं, नदियां हैं, वनों से आच्छादित हैं। और आज ही प्रधानमंत्री जी जो G20 का वो रख रहे थे, अभी आप लोगों ने सुना होगा थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा उत्तराखंड इज सिंपली हेवन। उन्होंने उत्तराखंड को स्वर्ग की संज्ञा दी है। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बना सकते हैं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कोई अकेले, मेरे को आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं इस दायित्व पर हूं, मैं कह रहा हूं, तो ये कोई मेरी यात्रा नहीं है। सुबोध उनियाल जी मंच पर बैठे हैं तो इनकी यात्रा भी नहीं है। ये यात्रा
हमारे सारे लोगों की, उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की ये सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, इस यात्रा को उस स्टेशन तक जहां तक जाना है उसको पहुंचाने के लिए हम सबके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सबके कंधे से कंधे मिलें, कदम से कदम मिलें, एक दिशा में हमारी बात चले तो हम निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सबको राज्य स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए हमारे उत्तराखंड के वीर शहीदों को, जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, उन सभी को मैं नमन करता हूँ कि उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि मैंने स्वयं इस आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा है। खटीमा का जब 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ था तो मैंने देखा था किस क्रूरतापूर्वक जो है निहत्थे आंदोलनकारियों पर उस समय बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई थी। उसको हम जब याद करते हैं तो हमें याद आते हैं कि जिन लोगों ने भी उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और राज्य प्राप्ति करने के लिए आंदोलनों में निकल पड़े, सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा और हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो उनके सपनों को भी हमें साकार करना है। तो उन सभी को याद करते हुए, नमन करते हुए और आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब लोग पधारे। यहाँ पर बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन होगा, इसकी शुभकामना करते हुए विभाग को बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय निदेश